वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप बच्चों के आपने जो पिछला लेक्चर है वो अच्छे से देखा है और आपने पूरा होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो मेटल और नॉन मेटल की हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देखी थी कि ऐसे ऐसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉलिड है वो ज्यादातर मेटल्स ही होंगे, है ना, जिनकी लस्टर जो लस्ट्रस होते हैं, जिनकी खुद की चमक होती है वो मेटल्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम लोग लिखते हैं कॉपीज के ऊपर या कहीं भी, तो कैसे पता चलता है। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी एटम का नाम आपके सामने कोई भी एलिमेंट लिख दिया, कार्बन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, तो अब हमें कैसे देख के कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें से कौन सी मेटल और कौन सी नॉन मेटल है, क्योंकि तब हम लोग क्या उस टाइम पे रिएक्शन तो करवाने से रहे। तो इसलिए हमने क्या किया ना, एक रूल यहाँ पे देखा हमने, और वो रूल क्या कहता है कि हमारे पास क्या होते हैं आइडेंटिफिकेशन। हम लोग क्या बिना रिएक्शन के भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल कौन सी है और नॉन मेटल कौन सी है। तो मेटल्स कौन सी होती हैं, वो वाले एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, 1, 2 और 3। तो अगर क्या है कोई भी जो हमारा एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, या तो 1 या 2 या फिर 3, इनमें से अगर कोई भी नंबर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल्स। और हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जिनके वो वाले एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कोई हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी, अगर मैं मानूं कि कार्बन, तो कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए थे, क्योंकि आपको ये चीजें आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, पहली शेल में आता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पीछे रह गए 4 क्या हमारे नेक्स्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आउटर मोस्ट शेल, जिन बच्चों को नहीं पता है आउटर मोस्ट शेल बोल दो, चाहे हम लोग बोल देते हैं वैलेंस शेल बोल दो या फिर लास्ट शेल बोल दो, तीनों की एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वाली, ये हमारी पहली शेल है, ये हमारी दूसरी शेल है। तो यहाँ पे क्या दूसरी शेल जो है वही इसकी क्या है लास्ट शेल है, और लास्ट शेल को ही हम लोग क्या वैलेंस शेल बोलते हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। तो इसकी जो लास्ट शेल है कौन सी है, ये वाली है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो, 4। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी की लास्ट शेल में क्या होते हैं 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या होते हैं हमारी नॉन मेटल्स। दैट मीन्स जो हमारा कार्बन है वो हमारी क्या है, एक नॉन मेटल। पता चला, इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम की, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो लास्ट हमारी शेल है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, और जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो हमारी क्या होती है, मेटल। तो दैट मीन्स ये हमारी क्या है, मेटल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी एग्जांपल्स जो भी ले लो, तो आप उसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसकी बिल्कुल लास्ट शेल में देखो। इसकी लास्ट शेल की सेकंड थी क्योंकि इसमें 2 ही शेल थी, इसकी 3 है तो तीसरी इसकी लास्ट शेल होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखो। अगर 1, 2, 3 है तो मेटल्स होंगे, अगर 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो वो हमारी क्या होगी, नॉन मेटल्स। तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, हमने ये देखना है कि आइडेंटिफाई तो करना हमने सीख लिया कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स है इनको हम लोग क्या आइडेंटिफाई तो कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पे क्या हमने 9th क्लास में ये भी देखा था कि एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था नोबल गैसेस का। किसका आया था, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस हम लोग बोलते थे ये क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होती है, मींस ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। इनर्ट गैसेस होती हैं और ये होती है नॉन रिएक्टिव। तो ऐसे क्यों बोला, इनमें ऐसा क्या स्पेशल है नोबल गैसेस के अंदर कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। और ये भी देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि करते क्यों, तो हमारे पास क्या एक रूल है बच्चों, उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। और ये रूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक जो एलिमेंट है वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए कोशिश करता है कि उसकी जो लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, टोटल 8। तो ये क्या कहता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल लिख रही हूँ, एवरी एलिमेंट wants to achieve 8 electrons in their outermost
शेल, इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल है। सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स, सारे एटम्स क्या है, इस रूल को फॉलो करते हैं, सिर्फ किसको, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बाकी सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो 118 में से, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं स्टेबल होने के लिए कि उनकी जो लास्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा था, सोडियम के एग्जाम्पल हमने ली थी Na, तो हमने देखा था इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी वो क्या बनी थी, 281। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनी 2,8। पहली में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 10 रख दिए, अभी भी पीछे 7 बाकी हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, हमारी तीसरी शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम जो उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए क्या क्लोरीन भी चाहता है कि मेरी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये भी चाहता है कि मेरी वैलेंस शेल के अंदर या आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। यही है हमारा ऑक्टेट रूल। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेंगे, मींस ये जैसे तैसे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरा करना चाहेगा, ये भी पूरा करना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो ऑक्टेट रूल है ये हमें कहता है कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए इस तरीके से लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब हमारे पास क्या है, इसीलिए क्या होता है, ये जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों नोबल गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे थे, अगर हम बात की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नोबल गैसेस जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होती है। क्यों होती है, इसका आंसर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास जो नियोन है, नियोन क्या है, हमारी एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो क्या बनी, 2,8। जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18। ये भी हमारी एक नोबल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनी, 2,8,8। तो इसीलिए क्या आप देखो यहाँ पे इसकी लास्ट शेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या कंप्लीट है, इसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसीलिए हमारी जो नोबल गैसेज होते हैं ये क्या होती है बच्चों, नॉन रिएक्टिव। इसीलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की, वो इनके पास ऑलरेडी है, तो ये क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ सोडियम, तो सोडियम मैंने आपको बताया था ये क्या है, मेटल है, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और जिसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मेटल्स की। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। तो अब देखते हैं कि क्या ये मेटल और क्या ये नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली ये करेंगे, क्योंकि इनकी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों होता क्या है, देखो जब हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो सोडियम है हमारे पास क्या है, ये जो हमारा क्या है सोडियम है, मैंने इस तरीके से लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरीन का इस तरीके से। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, ये जो सोडियम है, सोडियम के पास क्या है, देखो आप खुद देखो यहाँ पे इसकी लास्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तब जाके ये क्या है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। और क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 7 है, इसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि इसके पास क्या है, सिर्फ 1 ही है, आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं। हमारे पास क्या है, जो सोडियम उसने स्टेबल होना है, लेकिन स्टेबल होने के लिए भाई कोई हेल्प कर सकता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इतने इतने थोड़े ना इलेक्ट्रॉन दे देगा कोई, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी नहीं देगा इसको। इसीलिए क्या होगा, इसके पास दूसरी ऑप्शन क्या बचती है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन ये खुद किसी को दे देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए तो इसकी लास्ट शेल क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये शेल रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे कितने ऑलरेडी 8, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। और यहाँ पे क्या है, ये जो क्लोरीन है ये 7 है, तो इसको क्या ऑलमोस्ट इसके पास सब कुछ है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतनी हेल्प तो कोई भी कर देगा। इसीलिए क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और यहाँ पे कितने कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। इसीलिए क्या होते हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी मेटल किसी भी नॉन मेटल के साथ जाकर रिएक्ट नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है, ये इसी तरीके से डिपेंड करता है कि मेटल्स ने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं और नॉन मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। अगर वो नंबर मैच करता है तो डेफिनेटली वो मेटल और वो नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, मेड फॉर ईच अदर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए क्या, कैसे रिएक्ट करता है उसको
देखते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारी मेटल है उसका सिंबल मैंने लिखा, जो भी हमारी नॉन मेटल थी उसका सिंबल लिखा। अब हमने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है, हमने जो भी हमारा एलिमेंट है उसका सिंबल लिखना होता है, उसके अराउंड क्या लिखने होते हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लिखने होते हैं। तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैंने क्या करा, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको अलग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना, तो आपने लिखना है Na और इस तरीके से डॉट लगानी है, और ये तभी पता चलेगा जब आप इसकी क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 7। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को पहले देखो, अगर किसी के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर किसी के पास एक से ज्यादा, तो आप कोशिश करो कि उनको क्या पेयर्स में बना लो, पहले जोड़ों के अंदर लिख दो उसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं ऐसे लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 और आ गया 7। तो क्लोरीन के चारों तरफ हमने क्या करा, इसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे वो लिख दिया। तो ये जो अकेली, ये जो मैंने डायग्राम बनाई, ये क्या, इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने क्या, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया है, और जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स उसको डॉट से शो किया, सो दैट हमें क्लियर कट पता चले कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए। तो हमने देखा था कि सोडियम क्या करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, क्योंकि साथ इसको कोई दे नहीं रहा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसीलिए क्या करेगा, इसकी जो एक शेल खत्म हो जाएगी और इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, ये जो सोडियम है इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे क्लोरीन को दे देगा, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, देखो सोडियम ने क्या एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी एटम के अंदर, जो ये चीज पहले अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन का नंबर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर 5 ही क्या है, प्रोटॉन्स है। अब आप देखो ये क्या कर रहा है, दैट मीन सोडियम के पास क्या 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास 11 ही क्या प्रोटॉन है, 11 का ही क्या नेगेटिव चार्ज है, 11 की क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया ना। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए 10, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 11 ही है ना। तो इसीलिए ओवरऑल चार्ज कौन सा हो गया इसके ऊपर, पॉजिटिव। ज्यादा कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रह गया, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जो लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लोरीन के अंदर क्या थे, पहले 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। लेकिन जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब प्रोटॉन तो उतने ही 17 है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, 18। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मींस ओवरऑल कौन सा चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव वाला, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब क्या होगा, हमें पता है कि पॉजिटिव और माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं ना। इसीलिए क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ना, और यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है ना, इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है, ये जो बच्चों फोर्स लग रहा है ये हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हमारी फोर्स है इसका पर्टिकुलर नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस क्या है, वो जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, इनके बीच में क्या एक अट्रैक्शन की फोर्स आ जाएगी। इसी वजह से इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। और ये आपस में जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस तरीके से NaCl क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स ने आपस में क्या रिएक्ट किया। तो रिएक्ट मेटल और नॉन मेटल वही करेंगे जिनके, अगर मेटल ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने और नॉन मेटल ने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। अगर वो नंबर सेम है तो वो मेटल और वो नॉन मेटल एक दूसरे के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो हमारी फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इसका एक और भी नेम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट भी फोर्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स भी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे क्या है, इस बॉन्ड का जो पर्टिकुलर नेम है वो हमारा क्या है, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड या फिर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, यही कि Na और Cl क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन ले लेगा। इस तरीके से क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं दोनों पे, और इसीलिए इनके बीच में क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। उसी अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड। ठीक है। और इस बॉन्ड का यहाँ पे पर्टिकुलर नेम क्या है, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं। देखो कोई भी एटम जब उसके ऊपर क्या कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। इसीलिए क्या है, इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना ये किसके बीच में बना, आयंस के बीच में बना, इसीलिए इस बॉन्ड का यहाँ पे नेम पड़ गया आयोनिक बॉन्ड। और इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पर्टिकुलर नेम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए हम लोग क्या है, आयोनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स भी कहते हैं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दी हुई है वो कौन सी है, हमारी मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये जो कंपाउंड है वो कैसे बना, ये क्या है, हमारा एक कंपाउंड है, लेकिन ये बना कैसे, इसकी फॉर्मेशन हमें बतानी है। तो देखो पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है और दूसरा कौन सा है, क्लोरीन है। दोनों को लिख लेते हैं। सबसे पहले दोनों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी बनी 282। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनी 287। अब हमने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है। अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है, तो आप अगेन उससे कर सकते हो। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और जिसकी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो बाहर वो क्या होती है, हमारी मेटल। तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, हमारी एक नॉन मेटल। तो देखते हैं ये मेटल और ये नॉन मेटल इन्होंने रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड कैसे बनाया। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों के क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या आता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, उस चीज का सिंबल लिखते हैं। तो सिंबल लिखा, इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या इस तरीके से यहाँ पे शो कर देंगे डॉट से। तो मैंने यहाँ पे डॉट से शो कर दिया। ये होगी मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्लोरीन की। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या, क्लोरीन का अभी हमने बनाया था, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना ली। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो मैग्नीशियम जो है, अगेन वही चीज, मैग्नीशियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, लेकिन इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हमें पता है कि ये 6 जो है बहुत बड़ा नंबर है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, कोई भी बाहर से कोई भी और एलिमेंट इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसीलिए क्या होगा, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज करने पड़ेंगे, सो दैट ये शेल ही रिमूव हो जाए और ये वाली लास्ट शेल बच जाए जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन का हमने ऑलरेडी देख लिया, इसके बाद 7 है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको क्या है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसलिए क्या है, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन और जो है मैग्नीशियम क्या, एक और क्लोरीन को दे देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, 2 क्लोरीन एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये क्या करेगा, ये जो मैग्नीशियम है 1 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे इस क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, जो मैग्नीशियम है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कि लूज कर रहा है तो आएगा चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ यहाँ पे क्लोरीन की, तो इसने क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आएगा माइनस, और इसने भी 1 गेन किया तो क्या आ गया, माइनस। तो इस तरीके से क्या, अब अगेन वही चीज पॉजिटिव नेगेटिव वाली, तो मैं इसको क्या कंबाइन करके लिख सकती हूँ। ये जो 2 हमारे क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरीन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, Cl कितना है, 2, क्योंकि Cl नेगेटिव कितना 2 बने थे तो हमने सीधा लिख दिया। तो इसी वजह से क्या होगा, इनके बीच में फिर से वही चीज, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फिर से क्या आ जाएगी, एक अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज जो आयन है वो एक दूसरे क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा मैग्नीशियम है और ये जो Cl है इस तरीके से क्या आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, MgCl2। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो फोर्स है वो अगेन कौन सी है, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स। और इस बॉन्ड का जो नेम है वो क्या होगा हमारा, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स होता है ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में है, तो आयंस यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें जो आयंस बने, आयंस मैंने आपको बताया था ना अभी कौन से होते हैं, कोई आयंस क्या होते हैं,
कोई भी एलिमेंट जब उसके ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आइंस। तो ये तो अकेला एलिमेंट है, लेकिन ये क्या हमारा आइन है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो आइंस क्या होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, कैटाइन, और जिसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कौन सा आइन बोलते हैं, एनाइन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि MgCl2 के अंदर ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कौन कौन से आइन बने। तो यहाँ पे कैटाइन कौन सा है, इसके अंदर कैटाइन कौन सा बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला Mg है, और एनाइन कौन सा हमारा Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या इसका आंसर देना है। और भी यहाँ पे क्या एक चीज और रहेगी, ये जो MgCl2 कंपाउंड है, इन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड जो कब बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। मेटल से नॉन मेटल तक क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कंपाउंड्स formed by transfer of electrons from a metal to a non-metal। तो एक मेटल से नॉन मेटल तक क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड द आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स, क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस के बीच में होते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं।